तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सवाल जवाब सीरीज का 8th एपिसोड करने वाले हैं, जहां पे भी टीम ए वर्सेस टीम बी का ही कंपैरिजन होगा। ये क्वेश्चन RX बॉयज ने पूछा है एंड इनका क्वेश्चन है कि टीम ए में थॉर, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, स्पाइडी एंड हॉकाई है एंड टीम बी में डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, आयरन मैन, वांडा, ब्लैक विडो एंड वंडर वुमन है। इन्होंने ये नहीं बोला है कि कॉमिक्स बेस्ड करना है या मूवीज बेस्ड, तो हम इसे MCU के ऊपर ही करते हैं। तो चलो देखते हैं कि MCU एंड DCU के इन कैरेक्टर्स में से कौन सी टीम के कैरेक्टर्स बाजी मारते हैं एंड कौन सी टीम इस बैटल को जीतती है। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिक इन्फो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब कैरेक्टर्स कौन है एंड वेल नॉन कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर नया है, इसीलिए हम सीधा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस वंडर वुमन की। तो थॉर एंड वंडर वुमन दोनों में गॉड शब्द का यूज़ होता है, लेकिन थॉर गॉड ऑफ थंडर है बट वंडर वुमन सिर्फ डेमी गॉडेस है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डेफिनेटली वंडर वुमन के फीट्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू थॉर। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ये दोनों ऐसे राउंड है जहाँ पे थॉर आराम से बाजी मार लेगा। थॉर ने एक बार गार्डियंस की स्पेसशिप को उल्टी डायरेक्शन में मूव किया है, बल्कि तब गार्डियंस की स्पेसशिप मोशन में थी एंड हमें पता है कि गार्डियंस की स्पेसशिप वर्म हॉल से ट्रैवल करती है एंड इन हॉल से ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत स्पीड चाहिए। इसीलिए थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा तो आप यहीं से लगा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी वाइज बात करते हैं तो उसने डाइंग स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, वो डाइंग स्टार जो कि सुपरनोवा होने के बाद बनते हैं, जिनका रेडिएशन सन से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थॉर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के फीट्स वंडर वुमन से काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो टेलीपोर्टेशन की हेल्प से थॉर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, तो वो उसमें आगे हुआ। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सेस की बात करें तो वंडर वुमन बाजी मार लेती है। वंडर वुमन वर्सेस एरिस फाइट में हमने देखा कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज लग रहे थे कि कई पॉइंट पे तो मानो वो टेलीपोर्ट हो रही है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो भले ही थॉर 1500 साल का है, लेकिन वंडर वुमन अराउंड 5000 साल की है, जो बात जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म की है, यानी वंडर वुमन यहाँ पे बाजी मार जाएगी। अब बारी आती है कि क्या इन दोनों कैरेक्टर्स के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर असर भी करने वाले हैं। अगर हम वंडर वुमन की पहले बात करें तो उसके पास डिफरेंट वेपन्स है, लाइक शील्ड, लैस ऑफ ट्रूथ एंड स्वॉर्ड, बट उसका सबसे पावरफुल वेपन है उसके ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन, जिनकी हेल्प से वो कमाल की सोनिक बूम प्रोड्यूस करती है एंड डूम्सडे जैसे विलन्स को दूर करती है। तो वंडर वुमन भले ही किसी भी टाइप के वेपन का यूज करे, बट थॉर के ऊपर उसका असर हो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की है। बट फैक्ट ये है कि अगर वो ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन का उसके ऊपर यूज करेगी तब क्या होगा। अगर वो अपने ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन का थॉर के ऊपर यूज करती है तो उसकी वेव से थोड़ा दूर तो गिर जाएगा, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो ठीक हो जाएगा। मतलब वो सिर्फ लाइटनिंग से अपने आप को हील कर लेता है एंड ऐसे सोनिक वेव से उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी वंडर वुमन अटैक करती जाएगी एंड थॉर बार बार हील होता जाएगा अगर उसे चोट लगी होगी तो, अदरवाइज उसे चोट भी नहीं लगने वाली है ऐसे अटैक से। अब बारी आती है थॉर की। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिस वेपन की हेल्प से वो बायफोर्स तो खोल ही सकता है, बट उसकी एक एंड शार्प भी है। वंडर वुमन को हमने DCU में एक चीज़ नोटिस की है कि उसे शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, इसीलिए अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का वंडर वुमन पे यूज़ करता है तो वो उसे हर्ट कर सकता है एंड अगर उसने हर्ट किया तो उसे वो बीट भी कर देगा। बायफोर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे एक प्लेनेट तक उड़ सकता है अगर वो ज़्यादा देर तक खुला रहा तो आई थिंक तो अपने शार्प वेपन का एडवांटेज होना एंड बायफोर्स का एडवांटेज होना ये सब प्रूव्स करते हैं कि थॉर वंडर वुमन से ज़्यादा पावरफुल है एंड वो इस बैटल को जीत जाएगा। भले ही वंडर वुमन एक्सपीरियंस में थॉर से बहुत आगे हो, रिफ्लेक्सेस में ज़्यादा आगे हो, लेकिन उसके अटैक्स का थॉर के ऊपर असर नहीं होने वाला मोस्ट ऑफ द, इसीलिए थॉर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड हाँ 70-30 चांसेस है, तो हम थॉर को सेकेंड राउंड में भेजना चाहेंगे। सेकेंड कंपेरिजन करते हैं बैटमैन वर्सेस आयरन मैन का। अब देखो ये बात कोई भी बता देगा कि अगर इनकी सिंपल फाइट होती है यानी नॉर्मल फाइट, तो आयरन मैन बैटमैन को बहुत बुरी तरह हराने वाला है। आयरन मैन हर टाइम तैयार रहता है एंड अपने आर्मर्स को कभी भी बुला सकता है, बट बैटमैन के केस में ऐसा नहीं है। बैटमैन पूरा प्रिपेयर होकर ही किसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक फिर बहुत ही खतरनाक होता है, जैसा उसने सुपरमैन के साथ किया। उसने क्रिप्टोनाइट को ढूंढा एंड सुपरमैन का ये हाल किया। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आयरन मैन के खिलाफ वो क्या यूज़ करेगा, जबकि आयरन मैन की वीकनेस ही नहीं है। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि बैटमैन उसकी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है, क्योंकि वो एक जीनियस है, कमाल का डिटेक्टिव है। लेकिन फैक्ट ये है कि आयरन मैन भी चुप नहीं बैठने वाला। अगर उसे पता होगा कि बैटमैन के साथ फाइट होने वाली है तो वो भी ऐसा कर सकता है। मतलब ओवरऑल ये दोनों कैरेक्टर्स इतने जीनियस है कि प्रिपरेशन टाइम के बाद ये एक दूसरे को ही हैक करने का दम रखते हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि प्रिपरेशन टाइम के बाद इनके बैटल का रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम विदाउट प्रिपरेशन टाइम बात करें तो आई थिंक आयरन मैन जीतने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन टाइम के बाद बैटल स्टेलमेट हो सकता है, इसलिए दोनों कैरेक्टर आउट। थर्ड कंपैरिजन करते हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा का।
ये बात हमने साफ देखी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि वांडा ने कैप्टन मार्वल का ख्याल किया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की कैरल इस वाली कैरल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कैरल इतनी आराम से हार गई। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस कैप्टन मार्वल के भी ज़्यादा फीट्स नहीं देखे हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैप्टन मार्वल कितनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अगर ये हमारे यूनिवर्स की जितनी है तो वांडा आराम से हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को बीट कर देगी। और अगर थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा होती है तब भी वांडा में वो पोटेंशियल है, उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन का एडवांटेज है, हेक्स मैजिक है, डार्क होल्ड की मैनिपुलेशन है। तो आई डोंट थिंक ये वांडा को बीट करना कैप्टन मार्वल के बस में है। स्कारलेट विच लिटरली नेक्स्ट लेवल बीइंग बन चुकी थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, एंड जिस तरह से उसने इस कैप्टन मार्वल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड एक पॉइंट पे उसे एनर्जी लेस बना के स्टैचू से मार दिया, वैसा वो हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल के साथ भी कर सकती है। इसीलिए वांडा नेक्स्ट राउंड में जाएगी। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं एंटमैन वर्सेस स्पाइडरमैन का। तो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ओपी है, तो हम इन्हें डिफरेंट पॉइंट्स में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये बात साफ है कि स्पाइडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पाइडी ने इतनी बड़ी शिप को भी होल्ड करके रखा था। लेकिन अगर हम एंटमैन की बात करें तो उसका इतना बड़ा फीट नहीं दिखा है। लेकिन अगर हम जायंटमैन की बात करते हैं तो उसमें इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने एक लेविथियन को इतनी इजीली पंच मार लिया था। अब खुद सोचो अगर वो एंटमैन होता तो क्या वो ऐसा कर पाता? यानी जायंटमैन फॉर्म में इसकी स्ट्रेंथ स्पाइडी से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम ड्यूरेबिलिटी या हीलिंग फैक्टर की बात करते हैं तो स्पाइडरमैन के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है एंड ड्यूरेबिलिटी है, उसकी बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेती है। लेकिन अगर हम स्कॉट की बात करते हैं तो अगर उसका सूट जरा से भी टूटा तो कैंग के मुक्कों से उसका क्या हाल हुआ था, ये बात हमने मूवी में देखी होगी। यानी वो स्पाइडी की तरह अपनी बॉडी को ज़्यादा जल्दी रीजनरेट नहीं कर सकता, लेकिन स्पाइडी ऐसा कर सकता है। यानी ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर में वो आ गया है। ऊपर से स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट भी स्पाइडी को जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने सिविल वॉर में देखा कि जायंटमैन के साथ इसने क्या किया, इसने अपने स्विंग से ही उसे कंफ्यूज कर दिया था। मतलब जायंटमैन की हाइट तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इससे उसकी स्पीड एंड एजिलिटी बहुत कम हो गई थी। एंड स्पाइडरमैन अपनी स्पीड एंड एजिलिटी के लिए ही जाना जाता है, यानी ये पॉइंट भी उसे जाता है। तो हाँ, अगर हम स्पाइडरमैन वर्सेस जायंटमैन की बात करते हैं तो तब स्पाइडी उसे बीट करने वाला है, जिस तरह उसने सिविल वॉर में भी करके रखा है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी एंड स्पाइडी उसका ही फायदा उठाएगा। एंटमैन के पास कोई बीम्स टाइप अटैक तो है नहीं कि वो उसके ऊपर यूज कर पाए, इसलिए तब स्पाइडी के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद अगर हम सिंपल स्पाइडी या सिंपल एंटमैन का कंपैरिजन करते हैं तब भी स्पाइडी बैटल को जीत जाएगा। एंटमैन भले ही जितना ज़्यादा श्रिंक हो जाए, लेकिन स्पाइडर्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है उनके सिक्स सेंस की। स्पाइडी भी इस एबिलिटी का यूज़ कर सकता है एंड उसे पता होगा कि एंटमैन किस मोमेंट में उसके ऊपर अटैक करने लगेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्मॉल एंटमैन कुछ ओकेजन्स में उसकी स्पीड का मुकाबला कर पाएगा एंड कुछ ओकेजन्स में उससे ज़्यादा तेज भी हो जाएगा, लेकिन तब भी स्पाइडरमैन का सिक्स सेंस बहुत खतरनाक है, जिससे वो आराम से एंटमैन को बीट कर सकता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नेक्स्ट राउंड में जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं हॉकाई वर्सेस ब्लैक विडो का। हमें ये बात साफ पता है कि फिजिकली हॉकाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ पे बात आती है मोर स्किल्ड होने की, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट की, तो उसमें ब्लैक विडो आ गया है। क्योंकि ब्लैक विडो बहुत टाइम से शील्ड की एजेंट है एंड ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए आ रही है बचपन से। लेकिन हॉकाई के पास एक और एडवांटेज है दूसरी तरफ, वो है लॉन्ग रेंज फाइट्स का। मतलब शॉर्ट रेंज फाइट में भले ही ब्लैक विडो हॉकाई के ऊपर बाजी मार जाए, लेकिन लॉन्ग रेंज फाइट में वो हॉकाई को नहीं हरा सकती। अगर हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो ब्लैक विडो भी लाइटनिंग जैसे वेपन्स का यूज़ कर सकती है हॉकाई के ऊपर, लेकिन हॉकाई ज़्यादा लॉन्ग रेंज में अपने एरो से आराम से ब्लैक विडो को बीट कर सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट रेंज में ब्लैक विडो के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, बट लॉन्ग रेंज में हॉकाई, यानी एक और बैटल ड्रॉ। लास्ट कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन अमेरिका का। अब कोई और कैरेक्टर बचा ही नहीं था एंड हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैप को आराम से बीट कर सकता है। यहाँ पे हम कोई वर्दी कैप की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल कैप ही कर रहे हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है एंड वो आराम से कैप को बीट कर सकता है। तो अब दोनों टीम्स के बहुत से कैरेक्टर्स हार चुके हैं एंड बहुत से आगे आ चुके हैं। टीम ए से जो कैरेक्टर्स आए हैं वो है थॉर एंड स्पाइडरमैन, एंड टीम बी से वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब अगर हम ऐसा इंज्यूम करते हैं कि थॉर एंड वांडा की फाइट हो रही है एंड स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उसमें क्या होगा? अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली स्पाइडी को बीट करने वाला है। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा नो वे होम में हुआ अगर वैसा हो तो स्पाइडी से बीट कर देगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। हर ओकेजन में ऐसा बैकग्राउंड हो कि जैसा स्पाइडरमैन के पास फैमिलियर हो, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ पे स्पाइडरमैन को पता था कि क्या करना है। अब हर जगह स्पाइडी को ऐसी चीज़ थोड़ी ना मिलेगी। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ उससे वो बक्सा लेना चाहता था और उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। एक तरह से वो स्पाइडी को उतना सीरियस नहीं ले रहा था। अगर सीरियस लेता तो आपको पता है कि मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स क्या चीज़ है। यानी स्पाइडरमैन को एक तो उसके
बैकग्राउंड ने बचाया कि उसे पता है कि क्या करना है उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सीरियस नहीं ले रहा था। अब जरा आप खुद सोचो कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर मिरर डायमेंशन का यूज करता, क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक, विंड्स ऑफ वेटूम जैसे स्पेल्स का यूज करता तो स्पाइडी का क्या हाल होता। ये वही स्पेल्स है जो उसने थैनोस के खिलाफ यूज किए हैं। थैनोस के पास उस टाइम पे 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर उस फॉर्म में स्पाइडी से लड़ता जो उसके पास है तो वो स्पाइडी का बहुत बुरा हाल करने वाला था। बट मूवी में फैक्ट ये था कि वो उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। इसलिए हाँ, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फुल पोटेंशियल का स्पाइडी के ऊपर यूज करता है जो उसने थैनोस के खिलाफ किया टाइटन में, तो वो स्पाइडी को आराम से बीट कर सकता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही जल्दी स्पाइडी को बीट कर देता है तो फिर वो वांडा की आराम से हेल्प करेगा एंड ये दोनों मिलकर थोर को इजीली बीट कर देंगे। देखो, वांडा खुद ही इतनी ओवरपावर्ड हो चुकी है कि उसके ऊपर अमेरिका सैवेज के पंच का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो अमेरिका सैवेज जो पोर्टल तक खोल सकती है एंड इंटर डायमेंशन ट्रेवल कर सकती है। ऊपर से वांडा के पास कमाल के मैजिक एडवांटेज है, वो शील्ड के साथ लड़ती है, यानी ये सब एडवांटेजेस उसे थोर से बचाए रखेंगे। थोर भले कितने अटैक कर ले, लेकिन अगर वांडा अटैक करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके तो ये दोनों आराम से थोर को बीट कर सकते हैं। इन दोनों के पास मैजिक का इतना ज़्यादा नॉलेज है, ये थोर को बहुत सी डिफरेंट वेराइटीज में ट्रैप कर सकते हैं एंड बीट कर सकते हैं। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग टीम ए के कुछ मेंबर्स तो पावरफुल थे, लेकिन टीम बी के ये दोनों कैरेक्टर्स अगर एकजुट हो जाएं तो इन्हें रोकना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा थोर जैसे कैरेक्टर के लिए। इसीलिए मेरे ओपिनियन में तो टीम बी इस बैटल को जीतेगी, यानी हाँ, टीम आयरन मैन। लेकिन क्या लास्ट में यही कहूँगा कि ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है इनके बैटल को लेके, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। अपनी फेवरेट टीम है या टीम भी कौन सी है, हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है ऐसा ही तो #AskSS10 करके क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो अगले वीडियो में। बाकी आई डोंट थिंक कि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।